आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने डॉक्टर सुशील पांडे, सुशील सर का इंटरव्यू लिया था, तो आपने बोला कि सर आपने इंटरव्यू ले लिया लेकिन हमको तो उनसे इतिहास पढ़ना है। तो आपकी डिमांड पे आज सुशील सर हमारे साथ हैं और आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे। देखिए, जो हमारा इतिहास संकलन है, जो नई हिस्ट्री, नई शिक्षा नीति के तहत जो इतिहास लिखा जा रहा है, सचिव हैं उसके। आपने इनको न्यूज़ चैनल्स पे देखा होगा। आपको बता दो कि जब भी हिस्ट्री का डिस्कशन होता है तो सुशील सर उस पैनल पे प्रेजेंट होते हैं। आपको बता दूं कि हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि सर हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं और हमको टाइम दिया। तो देखो, ये जो हिस्ट्री की सीरीज है ना, इसको हम शुरू करने वाले हैं। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लोगों को लगता है कि बहुत टफ है। नहीं, सुशील सर आपको बताएंगे कि ये कितना आसान है। हम एंशिएंट से शुरू करेंगे और क्रोनोलॉजिकल तरीके से पूरा मेडाइवल हो गया, मॉडर्न हो गया, और इसके बीच जो टफ टफ चीजें हैं, जैसे बहुत लोगों को मनसबदारी समझ में नहीं आता है। अगर पूछ लें मनसबदारी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के लिए, यूपीएससी के जनरल के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हां, सुना तो है लेकिन ये होता क्या है पता नहीं। तो सर आपको ये बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। तो मैं सर को इनवाइट करना चाहूंगा। सर आप, हाँ सर, ये तो अब से जो हिस्ट्री पढ़ाएंगे वो सुशील सर पढ़ाएंगे। सर आप माइक यहां पे लगा लीजिए एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू। धन्यवाद सिद्धांत जी। इतिहास विषय के बारे में जो सामान्य धारणा है वह यह है कि इतिहास तथ्यों का संकलन है जिसमें अलग अलग फैक्ट्स होते हैं जो हमको याद करने होते हैं, और इसी विषय को लेकर के कई बार इतिहास के विद्यार्थी और सामान्य लोग भी इतिहास को एक बड़ा कठिन विषय मानते हैं। और कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसके बारे में सही जानकारी नहीं होती है। इस कारण से इतिहास हमें एक बड़ा कठिन और बोझिल विषय लगता है। आज मैं एक सामान्य विषय पर आपसे चर्चा करूंगा कि इतिहास में जो काल का विभाजन है, प्राचीन काल कहां से प्रारंभ हुआ, कहां तक है, मध्यकाल उसके बाद कैसे आता है, और फिर उसके बाद आधुनिक काल कहां से प्रारंभ होता है। चूंकि काफी लंबा विषय है तो इसको हम लोग अलग अलग पार्ट्स में करेंगे। आज इसका पहला हिस्सा है कि आखिर इतिहास में काल विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सबसे पहले क्या हुआ कि यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति हुई। आप सभी जानते होंगे कि 1789 से और 1799 तक फ्रांस में एक बड़ी राजनीतिक क्रांति हुई, एक पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन हुई, और इस क्रांति से कई महत्वपूर्ण विषय निकलकर सामने आए। जो सबसे महत्वपूर्ण विषय निकलकर सामने आया वह था कि अब धर्म के स्थान पर अध्ययन के केंद्र में मानव आ गया, और जो एक ह्यूमैनिटिज्म की बात आई, मानवतावाद की बात आई कि कैसे मानव और उसकी गतिविधियां ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो अब चर्च के स्थान पर, धार्मिक सत्ता के स्थान पर मानव की प्रतिष्ठा, मानवीय मूल्यों की स्थापना, और कैसे मानव अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र बिंदु में है, इस पर अध्ययन प्रारंभ हो गया। तो अलग अलग विषय के लोग अगर इसको देखेंगे तो समाज शास्त्र में कहा गया कि समाज शास्त्र भी विज्ञान है, और ऐसे समाज शास्त्री आए, सोशियोलॉजी एक नए डिसिप्लिन के रूप में सामने आया जिसका उद्देश्य था कि कैसे हम मानव की सामाजिक गतिविधियों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। वहीं पर राजनीति शास्त्र के लोगों ने पॉलिटिकल साइंस लिखना शुरू कर दिया, और पूरे यूरोप के बौद्धिक जगत में एक बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा आई कि आखिर कौन से विषय साइंस हैं, किनको आर्ट्स माना जाए। और फिर एक नई अवधारणा आई कि ऐसे विषय जो मानव और उसकी गतिविधियों का अध्ययन करते हैं उनको हम ह्यूमैनिटीज में लेते हैं, मानविकी विषयों में लेते हैं। तो ये जो चर्चा आगे बढ़ी, इसमें इतिहास को माना गया कि इतिहास विज्ञान नहीं हो सकता, इतिहास कला है, क्योंकि इतिहास में कई समस्याएं थी कि कई किस्से कहानियां थीं, और उन किस्से कहानियों में कहीं न कहीं से तथ्य भी था लेकिन परिकल्पना भी थी, और कई स्थानों पर हमारे पास निश्चित साक्ष्य का अभाव था। तो ये जो चर्चा प्रारंभ हुई, तो एक प्रसिद्ध इतिहासकार रहे जेम्स ब्यूरी। तो जेम्स ब्यूरी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया जो हमारे इतिहास के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इतिहास विज्ञान है, न इससे कम और न इससे ज्यादा। हिस्ट्री इज अ साइंस, नॉट लेस देन, नॉट मोर देन।
अर्थात हम अपने विषय इतिहास को कतई विज्ञान से नीचे नहीं मानते, क्योंकि जेम्स ब्यूरी ने जो आर्गुमेंट किया कि हम विज्ञान की एक जो यूनिवर्सल डिफिनेशन मानते हैं, जो उसकी सार्वभौमिक परिभाषा मानते हैं कि किसी भी वस्तु का सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान है। तो जेम्स ब्यूरी कहते हैं इतिहास सुव्यवस्थित भी है, सुसंगठित भी है और क्रमबद्ध भी है। तो अगर ये तीनों जो परिभाषा के तीन प्रमुख तत्व हैं, अगर हम उसको पूरा करते हैं तो हमें आखिर विज्ञान का दर्जा क्यों नहीं मिल सकता। फिर दूसरा महत्वपूर्ण विषय आया आत्मनिष्ठता और वस्तुनिष्ठता का, ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। तो यह कहा गया कि चूंकि विज्ञान एक वस्तुनिष्ठ अध्ययन है, उसमें ऑब्जेक्टिविटी है, और यह ऑब्जेक्टिविटी इतिहास में आना संभव नहीं है, क्योंकि इतिहास में आत्मनिष्ठता के तत्व हैं। हर इतिहासकार किसी घटना की अलग अलग व्याख्या करता है, इसलिए इसमें अंतिम निष्कर्ष प्राप्त कर पाना संभव नहीं होता। अब इतिहासकारों के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि कैसे हम खुद को इतिहास साबित करें। और अभी तक जो माना गया कि इतिहास केवल राजाओं की कहानी है और इतिहास आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इतिहास का दृष्टिकोण वैज्ञानिक नहीं है। तो अब इतिहासकारों ने इस पर चर्चा शुरू कर दी कि कैसे हम इतिहास को ज्यादा तार्किक और वैज्ञानिक अध्ययन बनाएं। चूंकि विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ा विषय है, इसको मैं अलग अलग पार्ट्स में करूंगा, लेकिन आज इसका जो शुरुआती पक्ष है कि हम ये मानते हैं कि आखिर इतिहास की शुरुआत कहां से हुई। तो इतिहासकार इसका उत्तर देते हैं कि जो इतिहास आप पढ़ते हो वह वास्तव में मानव का इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग। और मानव कौन? जो विज्ञान मानता है कि हमारी शुरुआत एप से होती है, कपी से होती है, और आज हम होमो सेपियंस सेपियंस की अवस्था में आए। किस प्रकार मानव के विकास का क्रम आगे बढ़ता रहा, और इसके साथ अब हम कैसे मानव इतिहास की शुरुआत माने। तो इतिहासकार ये मानते हैं कि मानव अन्य जो प्राणी हैं, जो अदर एनिमल्स हैं, उससे कैसे अलग हैं। यह भी माना गया कि मानव भी एक सामाजिक प्राणी है, ह्यूमन बीइंग इज ए सोशल एनिमल। तो एनिमल हम भी हैं लेकिन हम सामाजिक हैं। तो देखिए इतिहास इसको किस नजरिए से देखता है। हम मानते हैं कि हम किसी भी पशु पक्षी या किसी भी एनिमल से दो कारणों से अलग हैं। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं मानता कि अन्य पक्षी या अन्य जानवर सामाजिक नहीं होते, इसके कई प्रमाण हैं कि उनमें भी पर्याप्त सामाजिकता मौजूद होती है। लेकिन हम जब इसको इतिहास के दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम यह मानते हैं कि दो चीजें हैं जो हमें पूरी तरह से अलग कर देती हैं एनिमल से। पहली महत्वपूर्ण चीज है वह है लिपि, स्क्रिप्ट। जब हम बात करेंगे तो देखेंगे कि स्क्रिप्ट पहली महत्वपूर्ण चीज है। भाषा सभी बोलते हैं, मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला। तो मनुष्य की भी भाषा है, अन्य जानवरों की भी भाषा है। तो भाषा अंतर नहीं पैदा करती, सामाजिकता अंतर पैदा नहीं करती। दो चीजें जो अंतर पैदा करती हैं कि उनकी भाषा तो है लेकिन वो लिख नहीं सकते, लेकिन मनुष्य लिख सकता है। हमें सिंधु घाटी सभ्यता से ही भारतीय इतिहास में हमें लिपि मिली, लेकिन हालांकि आज तक उस लिपि को हम पढ़ नहीं पाए। उसके बाद लगातार लिपि मिली और उसको पढ़ा गया। सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। तो हमारी जो लिपि है वो हमसे अन्य जानवरों से हमें अलग करती है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है टेक्नोलॉजी, अर्थात तकनीकी। तो अगर हम तकनीकी की बात करें, टेक्नोलॉजी की, तो हम ये मानते हैं कि मानव की जो तकनीकी है, ह्यूमन टेक्नोलॉजी, वो बाकी जो एनिमल्स हैं उनकी अपेक्षा बहुत हाईटेक है। हम इसमें उनसे बहुत आगे हैं। तो इतिहासकारों ने माना कि दो महत्वपूर्ण चीज हैं, लिपि और तकनीकी, जो अन्य जानवरों से मनुष्य को, होमो सेपियंस सेपियंस को अलग करती हैं। तो इसी आधार पर हमने इतिहास की शुरुआत मानी कि हम इतिहास को कहां से शुरू मानेंगे। तो अब इतिहासकारों ने जब इसके आधार पर इन्होंने इसका वर्गीकरण करना प्रारंभ किया, तो सबसे पहले हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं ताकि आपको समझने में इसको आसानी हो। देखिए, जब भी हम इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहली समस्या यही आती है कि हमें यहां पर ढेर सारे कंफ्यूजन होते हैं। हम जब लिपि के आधार पर इतिहास देखें और तकनीकी के आधार पर इतिहास देखें, और यही दोनों चीजें क्यों ली गई? क्योंकि माना गया यही दो चीजें हैं जो हमें जानवरों से अलग करती है मनुष्य को।
तो मनुष्य का इतिहास वहां शुरू हुआ जहां पर अन्य लोगों से वह अलग हुआ। तो अगर हम लिपि के आधार पर देखें तो मानव इतिहास की शुरुआत सबसे पहले माना गया, इसका जो पहला पार्ट है उसको हम कहते हैं प्राग्य इतिहास, इसको जो आप इंग्लिश में कहते हैं प्री हिस्ट्री, इसको प्राक प्लस इतिहास, दो शब्दों से बना, प्राग्य इतिहास, प्री हिस्ट्री। अर्थात इतिहास के पहले का जो समय है। इसके बाद जो दूसरा इसका भाग आया उसको हम बोलते हैं आद्य इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री। और उसके बाद जो तीसरा काल आया उसको हम बोलते हैं ऐतिहासिक काल, जहां से वास्तविक इतिहास प्रारंभ हुआ, वो है हिस्टोरिकल एज, ऐतिहासिक काल। तो ये जो पहला इतिहास में आप जैसे ही प्राचीन भारत की पुस्तकें पढ़ना शुरू करते हैं तो बार बार चूंकि शब्द आते हैं तो दो चीजें हमें समझनी हैं कि लिपि और तकनीकी, स्क्रिप्ट एंड टेक्नोलॉजी, दो चीजें ऐसी हैं जो हमें जानवरों से अलग करती हैं। तो उसके आधार पर अगर हम इतिहास की शुरुआत माने तो लिपि के आधार पर देखें तो सबसे पहले आएगा प्रागैतिहास। प्रागैतिहास का अर्थ है कि जहां पर हमारे पास किसी भी तरह का स्रोत उपलब्ध नहीं है, कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जब लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तो हमारे पास क्या है, हमारे पास फॉसिल्स मिले हैं, जीवाश्म हैं, हमारे पास स्केलेटन्स हैं, कंकाल हैं, हमारे पास टूल्स हैं, ढेर सारे पत्थरों के बने हुए हमारे पास टूल्स हैं जिससे हम इस काल को पहचान तो जाते हैं, लेकिन अभी कोई भी हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला। प्रागैतिहासिक काल की विशेषता है यहां पर मनुष्य ने जगह जगह पर शैल चित्रकारी किया है। यहां पर इन्होंने दीवारों पर, गुफा की दीवारों पर तमाम तरह के चित्र बनाए हैं। और ऐसा यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल एक स्थान है भीमबेटका, उत्तर प्रदेश में भी कई स्थान हैं जहां पर हमें इस काल में चित्रकारी के प्रमाण मिले। तो जो भी रॉक पेंटिंग्स हैं, शैल चित्रकारी है, उसमें मनुष्य ने अपनी कल्पना के हिसाब से अलग अलग ढेर सारे चित्र बनाए हैं। शिकार के चित्र हैं, आम जनजीवन के भी चित्र हैं, लेकिन कहीं पर हमें लिपि का कोई प्रमाण नहीं मिलता। तो इतिहासकार मानते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है उसको हम प्रागैतिहास कहेंगे, प्री हिस्ट्री, यानी जहां पर हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसके बाद जो दूसरी अवस्था आती है वो आती है आद्य इतिहास की, प्रोटो हिस्ट्री की। प्रोटो हिस्ट्री माने, आद्य इतिहास माने वह अवस्था इतिहास की जहां पर हमारे पास लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं लेकिन अभी तक हम उन साक्ष्यों को समझ नहीं पाए, हम उनको डिकोड नहीं कर पाए हैं। अगर इसको हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे यहां सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल आद्य इतिहास की श्रेणी में आएंगे, और सिंधु घाटी सभ्यता के पहले का जो भी इतिहास है वो प्रागैतिहासिक काल में आएगा। अब यहां महत्वपूर्ण सवाल है कि जब वैदिक काल में वेद लिखे गए और उसके अर्थ को आज हम अच्छी तरीके से समझते हैं तो आखिर वह आद्य इतिहास में कैसे आया? तो इसका उत्तर यह है कि वेदों का संकलन काफी बाद में किया गया। उस समय जो वेद और उपनिषद थे वे केवल श्रुति परंपरा पर आधारित थे। काफी बाद में कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने उनका संकलन किया और सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि मिली आज तक उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं। कई विद्वानों ने प्रयास किया लेकिन कई समस्याएं आई और उसको नहीं पढ़ा जा सका। तो अब यहां पर इस पूरे टाइम पीरियड को हम आद्य इतिहास कहेंगे, अर्थात इतिहास का वह हिस्सा जहां पर हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध हैं, लिपि उपलब्ध है, लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। तो वह इतिहास का कालखंड जो टाइम पीरियड है उसको हम आद्य इतिहास कहेंगे। और उसके बाद नंबर 3 ऐतिहासिक काल आएगा, हिस्टोरिकल एज आएगा, अर्थात जहां पर हमारे पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और उसको हम पढ़ पाने में सक्षम हैं। जैसे सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा जो ब्राह्मी लिपि में थे, और अन्य स्थानीय जो लिपियां थी उस समय की उसमें थे। जब उसको पढ़ा गया, उसके अर्थ को समझ लिया गया, तो यहां इतिहासकारों ने माना कि यह ऐतिहासिक काल है, हिस्टोरिकल एज है। तो जहां भी हमारे विद्यार्थियों को, सामान्य पाठकों को, इतिहास में रुचि रखने वालों को जहां पर भी कंफ्यूजन होता है
कि आखिर काल विभाजन किस प्रकार से हुआ, कौन टाइम पीरियड किसके बाद आता है और क्यों आता है। तो उसका जवाब यह है कि दो चीजें जो हमें अन्य जानवरों से अलग करती हैं। तो अगर लिपि के आधार पर हम विकास देखें तो डेवलपमेंट है पहले प्री हिस्टोरिक एज, फिर प्रोटो हिस्टोरिक, फिर हिस्टोरिकल एज आता है। और यह हर क्षेत्र और हर देश के इतिहास में अलग अलग अवस्थाएं हो सकती हैं। जैसा इतिहासकारों ने तय कर दिया कि हम लिपि से बिल्कुल परिचित नहीं है प्रागैतिहास में, यहां लिपि से परिचित हैं लेकिन उसके अर्थ को हम नहीं समझ पाते, और यहां पर हम लिपि के अर्थ से परिचित हैं और उसके अर्थ को समझने में पूरी तरह से सक्षम हैं, वह ऐतिहासिक काल हो गया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस अवधारणा को आसानी से समझ गए होंगे। जब हम दूसरी तरफ आते हैं तकनीकी के आधार पर, तो तकनीकी के आधार पर हम मानते हैं कि मानव की जो तकनीकी है वो सबसे उन्नत है, सबसे एडवांस स्टेज की है। और हमने कैसे आग और पहिए से शुरुआत किया और आज हम तकनीकी के काफी उन्नत चरण में आ चुके हैं, जहां पर हम 5G टेक्नोलॉजी के दौर में हैं। और आज चतुर्थ औद्योगिक क्रांति, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात हो रही है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। तो आखिर ये पूरा जो विकास हुआ हमारा, वो कहां से शुरू हुआ, कैसे हुआ, और कैसे मानव लगातार तकनीकी के आधार पर अपने जीवन को आगे बढ़ाता गया। इस आधार पर हम मानते हैं कि जो पहला युग था उसको हम स्टोन एज मानते हैं, या हम उसको कहते हैं कि पाषाण युग है। तो जो स्टोन एज की जो अवधारणा है, द मीनिंग ऑफ स्टोन एज, वो यह है कि जहां पर मानव की जो संपूर्ण गतिविधियां थी वह पाषाण पर आधारित थी। यानी इस समय तकनीकी के रूप में पाषाण का उपयोग किया गया। लेकिन बाद में कहा गया कि जो पूरा पाषाण युग है इसमें भी लगातार निरंतरता और परिवर्तन होता रहा। देयर वॉज कॉन्टिन्यूटी एंड चेंजेस, दोनों चीजें मौजूद थी। तो इस आधार पर पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट दिया गया। इसको कहा गया पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक, फिर कहा गया मध्य पाषाण काल, यह है मेसोलिथिक, और इसके बाद आया नवपाषाण काल। तो यहां पर इतिहासकारों ने कहा कि पाषाण काल की विशेषता है कि मनुष्य पत्थर के औजार बनाता था। पहले पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार ज्यादा बड़े थे, कम नुकीले थे। मध्य पाषाण में वे ज्यादा नुकीले और छोटे हुए, और नवपाषाण में आकर के वे और ज्यादा नुकीले और छोटे हो गए। तो चूंकि जो भी गतिविधियां थीं वो पाषाण पर आधारित थीं, इसलिए इतिहासकारों ने इसको नाम, तकनीकी विकास के आधार पर इसको पाषाण युग का नाम दिया। हम जब देखेंगे पूरा पाषाण काल, तो इस काल की जो मुख्य गतिविधियां हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, वे हैं हंटिंग अर्थात शिकार करना, पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करके शिकार होता था। फूड गैदरिंग, खाद्य संग्रहण, जो भी ऐसा खाद्यान्न हो सकता था उसको प्रकृति से प्राप्त करना, उसको इकट्ठा करना। और तीसरा था फिशिंग अर्थात मत्स्य आखेटन, मछली पकड़ना। 3 प्रकार की आर्थिक गतिविधियां दिखती हैं पूरा पाषाण काल में। और जैसे ही हम मध्य पाषाण काल में आते हैं तो 2 महत्वपूर्ण बदलाव आए। यहां पर आकर मनुष्य आग और पहिए से परिचित हो गया। आग ने उसके जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और जैसे ही वो पहिए से परिचित हुआ वैसे ही अब पशुपालन प्रारंभ हो गया, और भार को ढोने के लिए अन्य गतिविधियों में पशुओं का प्रयोग होना शुरू हो गया। तो मध्य पाषाण की जो प्रमुख गतिविधियां हैं वे हैं कि पशुपालन और आग और पहिए से परिचित हो जाना। लेकिन जैसे ही मनुष्य कृषि करने लगा, जिसको गार्डनर चाइल्ड कहते हैं इतिहासकार हैं, वे कहते हैं कि यह नवपाषाण क्रांति है। मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ी क्रांति हो गई। अभी तक जो यायावर जीवन था अब वह पूरी तरह से स्थायी हो गया, क्योंकि आपको अब कृषि करने के लिए एक निश्चित स्थान पर रहना होगा, और जैसे ही निश्चित स्थान पर व्यक्ति रहना शुरू करेगा वैसे ही कम्युनिटी लाइफ की शुरुआत हो जाएगी, सामुदायिक जीवन शुरू हो जाएगा। जैसे ही सामुदायिक जीवन प्रारंभ होगा वैसे ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियां आगे बढ़ेंगी, और इतिहास में एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा। इसको मैं अलग से विस्तार से चर्चा करूंगा। तो यहां कहा गया है कि कृषि ने जहां से महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी उसको नवपाषाण काल कहा गया, नियोलिथिक एज कहा गया। तो इस यहां पर पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, निरंतरता और परिवर्तन के आधार पर। और फिर यह माना गया कि पाषाण काल के बाद
जो दूसरी महत्वपूर्ण अवस्था आई उसको भारतीय इतिहास में ताम्रपाषाण की अवस्था कही गई। ताम्रपाषाण युग आया। यहां इसका अर्थ है कि तांबा मानव के जीवन में पहली धातु थी जिसका मनुष्य ने प्रयोग किया। जो कॉपर है वो पहली धातु है जिसका उपयोग किया गया, और जैसे तांबे का उपयोग शुरू हुआ वैसे मनुष्य के जीवन बदलाव आने शुरू हो गए। यह पत्थर की अपेक्षा हल्की धातु थी जिसका उपयोग कृषि में, युद्ध में, अन्य गतिविधियों में हो सकता था। तो कई ऐसी बस्तियां मिली जहां तांबे का प्रयोग है, लेकिन अभी भी पाषाण के औजारों का प्रयोग, जो स्टोन के टूल्स हैं, उनका उपयोग अभी कंटिन्यू है। तो भारत में देखें तो ऐसी ताम्र पाषाणिक बस्तियां कई स्थानों पर मिली, जैसे इनाम गांव, जोरवे, कायथा। कई ऐसे स्थान हैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जहां पर बड़े पैमाने पर ताम्र पाषाण युग की बस्तियां मिली। लेकिन अभी यहां तांबे के साथ साथ पत्थर के जो हथियार हैं, औजार हैं, उनका उपयोग लगातार जारी है। इसके बाद जो अगली अवस्था आई उसको कहा गया कांस्य युग। और अगर हम कांस्य युग को देखें, ब्रॉन्ज एज, तो ब्रॉन्ज एज की विशेषता है कि जब कॉपर और टिन को मिलाना सीख लिया इंसान ने, तकनीकी और आगे बढ़ी और हमने अलग अलग धातुओं को आपस में मिलाना सीख लिया। तो जैसे ही हमने कॉपर और टिन को मिलाया वो कांसा बन गया, जो तांबे की अपेक्षा ज्यादा कड़ा था, ज्यादा कठोर धातु थी, जिसका उपयोग हम और बेहतर कर सकते हैं कृषि में और युद्ध में, अन्य गतिविधियों में। तो इसको भारत में कांस्य युग की अवस्था कही गई, जहां पर कांसे का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। और हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको अगर हम तकनीकी विकास के दौर में देखें तो उसको हम कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, वो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। इसके बाद जो अगली अवस्था आई उसको हम लौह युग कहते हैं, आयरन एज। यहां जैसा नवपाषाण को एक क्रांति कहा गया, तो भारतीय इतिहास में भी और पूरे दुनिया के इतिहास में जो लौह युग था, आयरन एज, उसको हम बड़ा रिवोल्यूशनरी मानते हैं, क्योंकि लोहा एक इतनी महत्वपूर्ण धातु थी जो अपेक्षाकृत हल्की थी, बहुत कठोर थी, और उसका कृषि और युद्ध में बहुत क्रांतिकारी प्रभाव देखने को मिला, जिसके कारण बड़ी बड़ी सेना रखना संभव हुआ, युद्ध के हथियार बनाना संभव हुआ, जिससे राज्यों का विस्तार हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कृषि में अधिशेष उत्पादन अर्थात सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, जिसके कारण हमारा पूरा इतिहास बहुत क्रांतिकारी तरीके से आगे बढ़ने लगा। तो लौह युग उसे कहा गया कि जहां पर लोहे का प्रयोग स्टार्ट हो गया। अगर हम देखें तो भारत में जो वैदिक काल है वहां से लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो जाता है। संभव है कि निकट भविष्य में इतिहास में कुछ नई खोज हो और हमें लोहे के औजारों का प्रयोग वास्तव में कब शुरू हुआ उसके कुछ नए प्रमाण मिलें। लेकिन अभी जो अहिछत्र स्थान है, अतरंजी खेड़ा है, कई ऐसे स्थान मिले जहां पर हमें लोहे के प्रमाण मिले हैं। तो इसका अर्थ है कि तकनीकी रूप से लौह युग बड़ा क्रांतिकारी युग रहा, जहां पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ी। तो अब एक बार इसको जरा पूरी बात को समझने की कोशिश करिए कि अलग अलग इतिहास के क्रम को अगर हम देखें, जहां पर हमारे विद्यार्थियों को काफी कंफ्यूजन रहता है चीजों को समझने में, तो इस चार्ट के आधार पर आप बहुत आसानी समझें कि अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता को देखें तो लिपि के आधार पर वो आद्य ऐतिहासिक काल की है और तकनीकी विकास के आधार पर वो कांस्य युग में आएगी। अगर हम वैदिक काल को देखें तो वैदिक काल तकनीकी विकास के आधार पर लौह युग में आएगा, और अगर हम लिपि के विकास के आधार पर देखें तो आद्य ऐतिहासिक काल में आएगा। तो इस प्रकार इतिहास के जो अलग अलग कालखंड हैं, अलग अलग जो टाइम पीरियड है, उसको हम इसके आधार पर समझ सकते हैं कि लिपि के आधार पर देखेंगे तो ये 3 क्रम हैं, और अगर तकनीकी के विकास के आधार पर देखेंगे तो इस प्रकार से हमारा इतिहास आगे बढ़ा। लेकिन विद्यार्थियों, एक जो पूरा हमारा चार्ट है और जो पूरा आज का हमारा जो डिस्कशन है, इसमें कुछ विशेष बातें हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। पहली बात तो यह क्रम हर देश के इतिहास और यहां तक कि हमारे भारत के इतिहास के संदर्भ में अलग अलग है।
जैसे एक ही समय आज अगर आप देखें तो आज हमारे बड़े बड़े महानगर तकनीकी विकास की बहुत उन्नत अवस्था में हैं, बहुत एडवांस स्टेज में हैं, लेकिन तमाम ऐसे दूर दराज के क्षेत्र हैं, तमाम ऐसे जनजातीय क्षेत्र हैं जहां पर भी हम तकनीकी के आधार पर बहुत पीछे हैं। तो ऐसा यहां पर भी हुआ कि अपने देश में कहीं पर कांस्य युग की अवस्था थी, लेकिन यह भी संभव था कि कहीं पर हमें पाषाण युग के भी प्रमाण मिलते हों। तो अलग अलग जगह अलग अलग अवस्थाएं थी। तो आमतौर पर उत्तर भारत के इतिहास में यही स्टेज चली, लेकिन अगर हम अपने देश में दक्षिण भारत का इतिहास देखें तो दक्षिण भारत के इतिहास में कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं कि वहां पर प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल तो आपको दिखा, लेकिन तकनीकी विकास की जो बात है वह पूरी तरह से इस क्रम को फॉलो नहीं करती है। आखिर क्या कारण है, इस क्रम को क्यों नहीं फॉलो करती? तो अगर हम दक्षिण भारत का इतिहास देखें तो वहां पर पाषाण युग तो है, हमारे पास अतिराम पक्कम से लेकर और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बस्तियां हैं जहां पर पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण कालीन बस्तियां मिली। लेकिन दक्षिण भारत के इतिहास में ताम्र पाषाण और कांस्य युगीन अवस्था नहीं आई। वहां पर नवपाषाण काल के बाद सीधे लौह युग आ गया, सीधे वहां पर आयरन एज आ गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो हम सभी इतिहासकार इस पर मानते हैं कि दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि हमारी आज तक की जो रिसर्च है, हमारा जो शोध का कार्य है, अभी हम बीच की ऐसी बस्तियों को नहीं खोज पाए, या दूसरा कारण यह हो सकता है कि वहां के लोगों ने नवपाषाण काल के बाद सीधे लोहे के औजारों का प्रयोग सीख लिया हो, तो उनके यहां ताम्र पाषाण और कांस्य युगीन सभ्यताएं नहीं आई। अब जो दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति है उसको इतिहासकारों ने अलग अलग लक्षणों के आधार पर एक नया नाम दे दिया कि वहां उसको हम एस माउंट कल्चर कहते हैं। उसको हमें मानते हैं कि कई स्थानों पर हमें बड़े बड़े राख के टीले मिले। तो उसके पीछे अलग अलग मान्यताएं हैं कि राख के टीले क्यों मिले। कुछ विद्वान मानते हैं कि कोई आध्यात्मिक उद्देश्य हो सकता है, धार्मिक उद्देश्य से राख के टीले इकट्ठा किए गए हों। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि एक स्थान पर गोबर इकट्ठा हुआ, उसको जला दिया जाता हो। अलग अलग कारण हैं, लेकिन जहां जहां पर ऐसी बस्तियां मिली जहां राख के टीले थे, वहां पर बड़े पैमाने पर कृषि का साक्ष्य मिला, तो उसको नाम दे दिया गया दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति को एस माउंट कल्चर या राख के टीले की संस्कृति। और राख के टीले की संस्कृति के बाद का जो वहां सांस्कृतिक विकास का, कल्चरल डेवलपमेंट का अगला चरण आया, वो सीधे लौह युग था, जिसको दक्षिण भारत के इतिहास में एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम दिया गया महापाषाण संस्कृति, मेगालिथ कल्चर। उनकी जो संस्कृति थी वहां पर लोग मृतकों को दफनाने के लिए, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए बड़े बड़े पत्थर के स्मारक बनाते थे, जिनके नाम मेनहीर, डॉल्फिन और सर्पफर्ण, कई अलग अलग नाम उनके दिए गए। उसके आधार पर इतिहासकारों ने उस काल को नाम दे दिया महापाषाण काल। तो दक्षिण भारत की जो महापाषाण कालीन संस्कृति है वह मुख्यतः लौह युग की संस्कृति है, आयरन एज की कल्चर है, जहां पर लोग लोहे के औजारों का प्रयोग कर रहे हैं। अर्थात अगर दक्षिण भारत के संदर्भ में देखें तो वहां पर नवपाषाण काल के बाद सीधे लौह युग में प्रवेश होता है। उसके पीछे दो कारण हो सकते हैं कि या तो आज तक हम उस क्रम को ढूंढ नहीं पाए, या वहां पर लोगों ने तांबे और कांसे के हथियारों के स्थान पर सीधे लोहे का प्रयोग करना सीख लिया हो। तो ये जो चार्ट है आपका, यह एक सामान्य रूप से इतिहास तो आपको समझा रहा है, लेकिन यह अलग अलग देशों के इतिहास के संदर्भ में, अलग अलग क्षेत्रों के इतिहास के संबंध में अलग अलग हो सकता है। तो मुझे विश्वास है कि आप बहुत आसानी से, जो इतिहास में आपको ये समस्या आती थी, इतिहास के कालखंड को समझने में, इसमें आपको काफी आसानी होगी और बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे कि कैसे मानव इतिहास की शुरुआत को लिपि और तकनीकी से परिभाषित किया गया। कि लिपि के आधार पर देखें तो शुरुआत इस तरीके से होती है, और अगर तकनीकी के आधार पर देखें तो इसकी शुरुआत इस तरीके से होती है। अब मैं इस क्रम को जारी रखूंगा, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे प्राचीन भारत की शुरुआत
अगर यहां से होती है तो कहां तक हम इसको प्राचीन भारत मानते हैं, फिर कहां से मध्यकाल प्रारंभ होता है और कहां मध्यकाल समाप्त होता है और आधुनिक युग की शुरुआत होती है। प्राचीन, आधुनिक और मध्यकाल जो 3 भागों में इतिहास को डिफाइन किया गया, उसके पीछे कौन कौन से मापदंड हैं, उसके मेजरमेंट्स क्या हैं, कहां से शुरू हुआ और कहां पर अंत हुआ, क्या वास्तव में इस तरीके को अपना करके क्या हम इतिहास को विज्ञान का दर्जा दे सकते हैं, इतिहास को ज्यादा वैज्ञानिक अध्ययन बना सकते हैं, इतिहास को ज्यादा तर्क संगत और बेहतर बना सकते हैं। यह हम सभी इतिहासकारों के लिए, इतिहास के विद्यार्थियों और इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।